स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम अगले आधे घंटे आप मेरे साथ देखेंगे। आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर जुटाने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस बाज़ार को देखें इस वक्त की स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है। देखिए, सुबह से जिस प्रकार के नंबर्स यूएस से आ रहे हैं और अब तक के जो टैलीज मतलब जो ट्रेंड है उसके मुताबिक एक सेंस मार्केट ने ड्रॉ कर लिया था। आपने यूएस बॉन्ड यील्ड को देखा था, डॉलर इंडेक्स को देखा था और इनफैक्ट रुपये की ओपनिंग को देखा था। एक सेंस मिल गया था कि शायद लीडरशिप अब वहाँ किसके हाथ में होगी। एक सेंस मिल गया था। बाजार ने रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिया था और याद रखिएगा दिस एंटायर रैली इंट्राडे स्विंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी। अगर आप इस वक्त बाजार के स्ट्रक्चर को देखें तो सारा का सारा अपस्विंग जो था वो निफ्टी आईटी ने जनरेट किया था। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार लेके आएंगे जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब। निफ्टी आईटी एक समय लगभग 1000 पॉइंट ऊपर हो चला था। मैं एक सेकंड देख रहा हूँ, यस 1020 पॉइंट तो अभी भी ऊपर है। इंट्राडे हाई निफ्टी का आईटी का रहा था करीब 41,665, तो वहाँ से करीब 200 अंक ट्रेस हुआ है। बट एक बात है कि आज थोड़ा सा जो बैंक्स है ना, बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी वो एग्जैक्टली अपने कॉल राइटर्स का जोन 52,500 और उसकी एक प्रॉपर्टी और है, वहाँ पे गैप परसिस्ट करता है 2 अक्टूबर के आसपास, 1-2 अक्टूबर के आसपास उस एज से वापस आ गया। निफ्टी में क्या बात हुई थी सुबह, एक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है और वो आता है करीब 288,341। अगर हमने उसको क्रॉस किया तो स्विंग टुवर्ड्स 389,447 पॉसिबल है। 447 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये पूरे अक्टूबर में एक लक्ष्मण रेखा रही जो कि अभी भी पार नहीं हो पाई है। खैर, हम इन सब पे बातचीत करेंगे। बैंक निफ्टी बैकफुट पे, बट क्लियर कट विनर आज का है, इट्स आईटी। मानस जायसवाल इस कार्यक्रम में होंगे, आपसे आपके प्रश्नों का उत्तर हम जुटाएंगे मानस के साथ। लेकिन पहले काम करते हैं, देखते हैं अब तक की सुर्खियां, हेडलाइंस। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला हुआ दिलचस्प। चल रही है कांटे की टक्कर। ट्रंप 230 सीटों पर आगे तो हैरिस करीब 200 सीटों पर आगे। स्विंग स्टेट के नतीजों में पर टिकी है सबकी नजरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की बढ़त के बीच दूसरे दिन भी भारतीय बाजारों में तेजी। निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर चढ़कर 24,300 के पार निकला। मिड कैप में स्मॉल कैप में तेजी कायम। इंडिया विक्स करीब 5% ज्यादा फिसला। आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% उछला। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 3% ज्यादा ऊपर। वहीं रियल्टी और कैपिटल गुड्स में भी जोरदार तेजी। 7% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना डिक्सन। दूसरी तिमाही में फीके रहे नतीजे। टाइटन के दबाव में रहा मुनाफा करीब 25% गिरा। मार्जिन पर रहा दबाव। मैनेजमेंट ने सीएनबी सेवा से कहा ज्वेलरी सेगमेंट के लिए दूसरी तिमाही बेहतर रहने की उम्मीद। दूसरी तिमाही के बाद तिमाही के नतीजों के बाद गेल में करीब 6% ज्यादा का उछाल। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स के बाद 2.5% ऊपर, लेकिन मणिपुरम के नतीजों के बाद स्टॉक में दबाव। और आज से खुला ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्विगी का आईपीओ। 371 से 300 रुपए है प्राइस बैंड, 390 रुपए है प्राइस बैंड। 11,327 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। एंकर निवेशकों ने लगाए करीब 5,085 करोड़ रुपए। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। अगर आप देखें तो इंट्राडे हाई से अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट रिट्रेस हुआ। निफ्टी बैंक कंप्लीटली अगर आप देखें आज कोई आतिशबाजी कल की तरह दिखाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है और कल ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ गया। मानस, बहुत संक्षेप में इंडस्ट्रीज पे आपकी टिप्पणी, कोई कन्विक्शन बन पा रहा है इंडस्ट्रीज पे या फिर अवॉइड कर रहे हैं आप इवन अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन में? तो देखिए, फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेंज है 24,300 से लेकर 24,500, इस रेंज को ब्रेक करना आई थिंक निफ्टी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो 24,500 के ऊपर निकलेगा तभी अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, अदरवाइज यहाँ पर कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। एक चीज और मैं मेंशन करूंगा कि 24,150 के स्तर पे आज ध्यान रखना चाहिए। अगर 24,150 के नीचे निफ्टी जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है और वापस 23,700 750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।
ओके, चलिए अभी काम करते हैं यहाँ से प्रश्न और उत्तर जो मानस के हैं उनके जुटाने की कोशिश करते हैं। आज पहला प्रश्न भेजने के लिए सरोज कुमार सेठ कोलकाता से हैं। नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार मानस सर। हेलो सर, मेरे पास नमस्कार, प्रश्न पूछिए का जी। 1920 रुपए का 100 है, तो इसका सर आगे जानना चाहते हो। 6 महीने का टारगेट है सर। 1920 का आपने बाय प्राइस दिया है मन। हाँ ठीक है, 1958 पे है, 1920 पे आपने लिया है। मानस 6 महीने का प्रोस्पेक्टिव इनका है। बस मेरे को कुल मिला के चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि उन्होंने एक ठीक ठाक पॉइंट पे ले लिया है मानस, मेरे ख्याल से क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इनका स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड लग रहा है मानस कैसे अप्रोच करेंगे आप इनके ट्रेड को? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो करेक्शन था आई थिंक वो कंप्लीट हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 3-4 दिनों से अगर आप देखिए तो स्टॉक 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। आज 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट भी किया। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1885 के नीचे लगाना है। पोजीशन में बने रहिए। 1985 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2075 तक के स्टॉक टारगेट दिखा सकता है। ओके अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आज की कॉर्पोरेट से भी। और रोहित दीक्षित इंदौर से मौजूद हैं। रोहित जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। अच्छा, उनका प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। और इनके पास है मेरे ख्याल से इंजीनियर्स इंडिया के 600 शेयर हैं @248। मानस EIL क्या करना चाहिए 193 पे ट्रेड करता हुआ? तो देखिए काफी हाई लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और इंतजार करिए। वीकली चार्ट अच्छे लगते हैं, रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं वीकली चार्ट पे। 170 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अगर 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो सबसे पहले 235 और उसके ऊपर 260, ये 2 टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके चलिए, उम्मीद है एक सेंस मिल गया होगा आपको अपनी इस होल्डिंग पर। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को यहाँ पे बदलते हैं और बात करते हैं आज कॉर्पोरेट से। इस क्रम में नंबर्स पे मतलब KC इंटरनेशनल, और यहाँ पे जो इनका जो दूसरी तिमाही का मुनाफा था उसमें करीब 53% की बढ़ोतरी है। आय में करीब 14.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन 6.1 से बढ़ के थोड़ा सा अगर आप देखें 6.3 की ट्रैजेक्टरी में आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विमल केजरीवाल MD & CEO KC इंटरनेशनल के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके इस बार क्वार्टर में मार्जिन्स में अगर आप देखें थोड़ा सा इजाफा है, मुनाफे में एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें इजाफा है। एग्जैक्टली सर इधर आप थोड़ा बताइए कि मार्केट रहा कैसा है इस बार और डिमांड एनवायरनमेंट लगा कैसा है इस बार आपको? नमस्कार वीरू जी। देखिए इसमें इस क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू हमारी अच्छी से बढ़ी, 14% से बढ़ी है। और अगर H1 देखें तो H1 मिला के 10% से रेवेन्यू बढ़ी है। जैसे आपने कहा मार्जिन 0.2% से बढ़ी है और उसके चलते क्या हुआ, आगे इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो PBT जो है हमारा करीब 70-72% बढ़ा है और पैट 52% बढ़ा है। तो ओवरऑल मतलब क्वार्टर हमारे लिए ठीक रहा है। प्लस अगर डिमांड सिनेरियो की बात करें तो फर्स्ट हाफ में हमने करीब 13,500 करोड़ के ऑर्डर इनटेक अनाउंस किए हैं, जो अगर लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। और इसके चलते क्या हुआ है कि हमारी ऑर्डर बुक जो है करीब 34,000 करोड़ हो गई है और 8-8,500 करीब के आसपास L1 है। तो 42,000-42,500 करोड़ के आसपास के अब वर्चुअली ऑर्डर बुक हो गई है। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर प्रीटी हैप्पी विद व्हाट वी आर सीइंग। अच्छा सर, ये एग्जैक्टली जो अभी आपने ऑर्डर बुक की बात की ना, द काइंड ऑफ मोमेंटम इन ईच एंड एवरी सेगमेंट जिसमें आप ऑपरेट करते हैं सर, मोमेंटम को देखते हुए बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल FY25 आप ऑर्डर बुक कितने पे क्लोज कर पाएंगे? देखिए हमारा ऑर्डर इनटेक का टारगेट करीब 25,000 करोड़ का है और अभी तक हमने 13,500 किए, तो 11-11,500 और आएगा, which will be slightly lesser than my projected revenue for H2 के हम लोग करीब देख रहे हैं करीब 13,000 करोड़ के आसपास का और अब रेवेन्यू आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक का करीब इसी लेवल पे रहना चाहिए जो अभी है। ओके चलिए, तो मुझे एक ऑर्डर बुक का सेंस मिल गया यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। बाकी आप देखें तो Q2 के एंड में कितनी है ये आपने टिप्पणी करी दी। थोड़ी बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। इस बार आपका जो T&D डिवीज़न था वहाँ पे रेवेन्यू में काफ़ी सब्सटेंशियल इजाफा था, करीब 28%।
ये अभी ड्राइविंग फोर्स फॉर सेकेंड हाफ एज वेल सर, क्या यही रहेगी? क्योंकि यहाँ पे सिविल अप्रॉक्सीमेटली 9% था, रेलवेज डाउन अबाउट आई थिंक 35%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन डाउन अबाउट 28%, केबल्स अप बाय 7%। तो क्या मेजर जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी वो टीएनडी रहेगी, और यहाँ पर मार्जिन्स कैसे रहे इस क्वार्टर में? तो डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स टीएनडी रहेगा, थोड़ा सिविल का भी रहेगा। देखिए सिविल का 9% ग्रोथ रहा है, मेरे हिसाब से H2 में सिविल का ग्रोथ ज्यादा होगा, बिकॉज सिविल हमारा अंदाज है कि इस साल में करीब 5,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आएगी, विच मीन सिविल को थोड़ा ग्रो और करना पड़ेगा। तो ग्रोथ का ड्राइवर जो है वो टीएनडी रहेगा और सिविल रहेगा। मार्जिन ड्राइवर डेफिनेटली टीएनडी रहेगा, इस क्वार्टर में भी टीएनडी का ही था और आगे भी जो है टीएनडी करीब करीब अब डबल डिजिट के आसपास में आ रहा है धीरे धीरे। तो मार्जिन ड्राइवर टीएनडी रहेगा, ग्रोथ ड्राइवर दोनों टीएनडी और सिविल दोनों रहेंगे। सर ये टोटल रेवेन्यू में टीएनडी कितना कंट्रीब्यूट करता है सर, विमल जी? मेरे को एग्जैक्टली याद है, बट करीब करीब 55% होगा। ओके, मतलब सब्सटेंशियल डोमिनेट करता है ये आपके टोटल रेवेन्यू को। ये रेलवे में इतना स्लो डाउन क्यों है? क्या ऑर्डर क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि सत्ता पर मतलब चुनाव थे, उसके बाद ऑर्डर्स के आवंटन में कुछ कमी है, एग्जैक्टली रेलवे का रेवेन्यू डाउन रहा, इसका कारण क्या रहा? या फिर आप मानते हैं कि सेकेंड हाफ में पिकअप करेगा ये? रेलवे में कई चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने ऑर्डर की बात की, तो क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा कि सरकार का थोड़ा सा फोकस जो था वो नई ट्रेनें वंदे भारत उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस था। तो उसके चलते चलते क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में थोड़ा सा आई थिंक आल से ऑर्डर्स टेंडर्स वगैरह उसमें कम आए थे। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उस तरफ भी अब टेंडर आने लग गए हैं। तो आई थिंक H2 में वी विल सी सम मोर टेंडर्स कमिंग। इनफैक्ट लास्ट मंथ 10-12 टेंडर कवच पे आ गए जो काफी दिनों से 1-2 साल से आए नहीं थे। तो अब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टेंडर्स का और धीरे धीरे ऑर्डर इनटेक का, लेकिन रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सब ऑर्डर जो अब आएंगे उनका रेवेन्यू आते आते अगले साल ही हो जाएगा। तो रेवेन्यू में तो क्लियरली रेलवे में डिग्रोथ रहेगा जो अभी भी चल रहा है, बट ऑर्डर इनटेक बढ़ना चाहिए। दूसरा इसका मेजर कारण ये है कि जो ऑर्डर्स अब लास्ट 2-3 साल में आए उसके पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई थी। पहले बीओक्यू बेस थे, फिर ईपीसी हो गए, फिर रेलवे पीएसयू से टेंडरिंग जो है वो रेलवे डिविजन्स में शिफ्ट हो गई। तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज इन द वे रेलवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। दैट हैज कॉस्ट, मतलब उससे काफी फर्क पड़ा सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में। अगर आप देखें आज सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रेशर में है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो उसके चलते हुए भी क्या, और डेलिबरेटली हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था कि रेलवे में जब तक ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज समझ में नहीं आता उसको ठीक से कर लेते हैं। तो और दूसरा क्या हुआ कि टीएनडी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रही है, तो हमने कहा फिर शांति से काम करते हैं। ओके, योर पॉइंट टेकन सर। बस फाइनल प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, कंसिडरिंग आई थिंक ऑल कॉस्ट कंपोनेंट्स या फिर जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आप मेंटेन करें या फिर डेवलप करें, मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री जो कि यहाँ पे करीब 20 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में इंप्रूव हुई है, मतलब इट्स 6.3 वर्सेस 6.1, क्या दिखते हैं आप में? थोड़ा सा स्पेस है और ऊपर की तरफ यहाँ पे थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के लिए? 100% स्पेस है। हमारी जो गाइडेंस है वो 7.5% पूरे साल की है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि Q3 Q4 में मार्जिन ज्यादा इंप्रूव होंगे, नहीं तो उस मार्जिन तक पहुंचेंगे नहीं। दूसरा हमने ये भी कहा है कि अगले साल हमारी उम्मीद है कि मार्जिन 9 to 10% के बीच में चली जाएगी। तो मार्जिन में हमारे काफी उम्मीद है क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कभी खत्म हो रहे हैं। ऑर्डर इनटेक हमने कहा इतने सारे नए ऑर्डर आ रहे हैं जो डेफिनेटली हायर मार्जिन पे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है, मार्जिन प्रोफाइल अपने आप ही बदलते जाएगा, मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आपने नंबर से बात करी सर और गाइडेंस दी थोड़ी सी अगले क्वार्टर के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं और निफ्टी रिट्रेस फर्दर हुआ है आई थिंक 24309, एक थोड़ा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से। एक प्रश्न पूछने के लिए मिस्टर TK रॉय, और ये है पंजाब से। रॉय साहब नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है @ 284, 2017 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो 2022-23 में मैं कितने भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल बुक करना चाहता था।
तो मैंने उसके बाद से ज्यादा रिकमेंडेशन आने लग गया SBI का। मानस जी का भी रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहा, तो मैंने इसलिए उसको होल्ड कर दिया। तो 1000 कब तक आएगा ये? पहली बात तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पे, एक रियल इन्वेस्टर की तरह आप रहे यहाँ पर। और SBI वाकई आपके प्राइस के बाद तो स्पेशली इसमें पंख लग गए 284 के बाद, एक वर्टिकल राइज था मेरे ख्याल से मार्च 2021 के बाद। मानस अभी भी जानते हैं इनके फेवर में चीज़ क्या है जो मैं महसूस करता हूँ, थोड़ा टाइम डिवोट करते हैं, शुक्रवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं। इसने इस बार लीड लिया अलॉन्ग विद HDFC बैंक इस पूरे पुल बैक में। और मानस एक और चीज़, जो बाकी रेस्ट ऑफ द बैंक्स के हाई और इसके अभी भी प्रीवियस हाई के बहुत नीचे होना, क्या बड़ा वो स्पेस SBI भरने को तैयार है? आपका व्यू क्या कहता है? अगर नंबर थोड़े भी ठीक ठाक रहे तो वो 900-910 के प्राइस को ओवरशूट कर सकता है क्या, ओवरटेक कर सकता है क्या? पिछले 6-7 दिनों की एक्टिविटी को तो देख के बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि 900 का जो आंकड़ा था, जो पहले का हाई था, उसको भी शायद इस बार ब्रेक करेगा और 900 के ऊपर निकला तो उसके ऊपर कम से कम 1025, 1050 ये टारगेट आप बिल्कुल सेट करके चल सकते हैं। पैटर्न काफी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। यहाँ पर अगर थोड़ा समय है तो बने रहिए। 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो रिस्क आपका करीब 50 रुपए का है, लेकिन ऊपर की तरफ करीब 200 रुपए का आपको करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। प्रोफेसर आप बने रहिए, जिस कन्विक्शन के साथ आप बने रहे ना सर, बने रहिए। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके जाएगा शायद, और एक वेल्थ क्रिएटर आपके ग्रिप में है ऑलरेडी, पैसा ऐसे ही बनता है। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। होल्ड कोई कन्विक्शन में कमी नहीं है यहाँ पर। अब अगला प्रश्न लेते हैं, ये है आकाश अग्रवाल, मुंबई से ही हैं। अग्रवाल सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द कॉल। जी नमस्कार। मैं HDFC बैंक में इन्वेस्टेड हूँ एंड आई टिपिकली डू एन SIP इन HDFC बैंक। तो हाल ही में मैंने अभी जो मेरा ब्लेंडेड रेट है, मेरे पास लगभग 50 HDFC बैंक है एट 1650। सो एवरी क्वार्टर आई टिपिकली मेक श्योर कि मैं HDFC बैंक पे SIP के हिसाब से करता रहूँ। सो मेरे को एक बार बैंक पे राय भी जाननी थी, प्लस इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूँ कि हर क्वार्टर HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, if this is good from a long term standpoint, it will be very helpful. Okay, but प्राइम फेस जो मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है ना सर आकाश जी, इट्स गुड दैट यू आर पुटिंग मनी इन HDFC बैंक बाय SIP मोड, बट क्या सिर्फ HDFC बैंक पे ही रहे? क्या आप SBI भी ले सकते हैं? क्या आप PNB भी ले सकते हैं? क्या आप एक्सिस बैंक भी ले सकते हैं? देखिए बैंक निफ्टी में स्टॉक्स जब चलते हैं ना, कभी HDFC बैंक के पास लीडरशिप आई, कभी SBI के पास आई, कभी ICICI बैंक के पास आई, कभी प्राइवेट बैंक के पास आई, तो कभी सरकारी बैंकों के पास आई। इट्स गुड दैट यू आर पुटिंग मनी इन HDFC बैंक, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि HDFC बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों पर भी ध्यान दें। रही बात HDFC बैंक की, मेरे ख्याल से मानस 26 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक एक प्राइस चैनल है जिसके हाईज को ये टेस्ट करता है और कोलैप्स होता है। अगर जब भी 1800 पार करे HDFC बैंक, तो ये क्या मूव देगा? और थोड़ा सा और विकल्प, अगर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे पैसा डालना है, तो और कौन कौन से बेटर विकल्प हैं बैंक्स में? तो देखिए, अगर हम पहले HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, तो HDFC बैंक का जो ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी जरूर है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद 1800 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और उसके ऊपर 2100 रुपए तक के भाव आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? तो मेरे ख्याल से केवल 4 ऑप्शन इस टाइम बैंकिंग स्टॉक्स में है, बैंकिंग सेक्टर में है। HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और फिर फेडरल बैंक। ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो चार्ट पे तो बेहतरीन लगते हैं और 6 से 8 महीने में ये 4 स्टॉक में अगर निवेश किया जाए तो आई थिंक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं 4 स्टॉक। इसमें कमिटेड रहिए, आप अपने फंडा के अनुसार चलिए। जब आपका जो फंडा होता है ना चल रहा होता है तो चल रहा होता है, जो चीज़ वर्क कर रही है, लेकिन विकल्प और भी हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक वीक दौर में अगर आपका स्टॉक मान लीजिए वीकनेस से पड़ गया, तो बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो आपको विकल्प और भी दिए गए हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर।
और याद रखिएगा 70, 90, 1800 इसके ऊपर ही इसका जो स्विंग है ना वो अच्छा रहेगा। एक प्रश्न और ले डॉक्टर साहब, एक ले लेते हैं, काम करते हैं। अशोक कुमार मोदी जी, अशोक कुमार मोदी जी हैदराबाद से हैं ये। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। ये मेरे पास है ना, तो कॉफी डे के शेयर थे वो आईबीसी में ट्रांसफर। हाँ, किसके किसके किसके? कॉफी डे, कैफे कॉफी डे वाला, समझ गया मैं, आप बताइए। सर वो उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में ट्रांसफर हो गए हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ 59 रुपीज में 500 शेयर लिए थे, अभी 34 चल रहा था लास्ट मंडे को। हाँ हाँ सर, आपने, क्योंकि मैं मानस जी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है उस पर्सपेक्टिव से, तो आपने प्रश्न उस पर भेजा था, क्या कहते हैं, इरकॉन पे। हाँ इरकॉन पे भी मैं टिप्पणी कर दूंगा कॉफी डे पर भी। हाँ ठीक है, अच्छा कॉफी डे पे बात कर लेते हैं। आपने कितने पे लिया है? सर 59 रुपीज में 500 शेयर। हाँ, कॉफ़ी डे 59 पे लिया है 500 शेयर, और अभी तो आप वहाँ पे लॉस में हैं और ट्रेडिंग सस्पेंड है इसमें। मेरे ख्याल से एक सेकेंड, इसमें 4 नवंबर के बाद से ट्रेडिंग सस्पेंड है सर, याद रखिएगा, तो उस पर हम बातचीत नहीं कर सकते। इरकॉन की आपकी होल्डिंग कितने की है? इरकॉन की होल्डिंग है इनकी 295 रुपये की, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी डे में ट्रेडिंग सस्पेंड थी, लास्ट टिक्स अवेलेबल थे 4 नवंबर के। मानस, लेट्स टॉक अबाउट इरकॉन। मेरे ख्याल से आखिरी में उन्होंने अपना प्रश्न हल्का सा घुमा दिया अशोक कुमार जी ने। इरकॉन पे इनकी 300 शेयरों की होल्डिंग है 295, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अब मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक थोड़ा सा रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वहां पर कुछ साइन दिख रहे हैं। 190 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इस उम्मीद में कि अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 230-235 की रेंज में है उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो कम से कम 280 रुपए तक के लेवल्स को दिखा सकता है। याद रखिए सर, आपका जो CCD है, अंडर द एडिशनल सर्विस मेजर जो मैकेनिज्म होता है ASM, एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC क्राइटेरिया, इफेक्टिव फ्रॉम 5 नवंबर 2024, यानी कल से इसकी ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है। ओके, मैंने लास्ट टाइम जब इसे देखा था वो देखा था करीब करीब मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास इस वक्त प्राइसिंग हुआ करती थी 50 रुपये। तो इरकॉन पे अभी आपके लिए होल्ड किराया है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 24,358, तो 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने के बाद अभी तक 10 डेमा को सरेंडर करने के मूड में नहीं नज़र आ रहा है। एंड लीडिंग आई थिंक जो इंडेक्स है एज ऑफ नाउ, इट्स आई थिंक निफ्टी IT। चलिए फिलहाल एक ब्रेक, अगला कार्यक्रम हर्षता के साथ खिलाड़ी नंबर 1 और मेरे से मुलाकात होगी 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।